नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। आज का दिन बहुत बड़ा, बहुत खास, कई मायनों में पूरी दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है और खास तौर पर दिल्ली की तरफ, जहां पर G20 की बैठक चल रही है और वाकई ऐसा लग रहा है कि विश्व उत्सव का माहौल है। हर खबर, हर तस्वीर विश्लेषण के साथ आगे आप तक पहुंचाएंगे। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। पूरी दुनिया, जी हां, पूरी दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है। दिल्ली में महाशक्तियों का महामंथन चल रहा है। G20 की मेजबानी कर रहा भारत विश्व को साथ चलने की राह दिखा रहा है। मोदी ने इस मंच पर जो कहा उसे दुनिया के ताकतवर मुल्कों के हुक्मरानों ने माना और अफ्रीकी संघ G20 का हिस्सा बन गया। बाइडेन हो या सुनक, सब मोदी की हां में हां मिला रहे हैं। कैसे दुनिया की चुनौतियों से निपटा जाए, इस पर बातचीत चल रही है। G20 से जुड़े हर सवाल के जवाब के लिए हमारे साथ चप्पे चप्पे से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, जो खबर की नब्ज को बखूबी समझते हैं। नीरज पांडे हमें बताएंगे भारत मंडपम में G20 के मंच से इस वक्त क्या अपडेट मिल रहा है। वन फैमिली में इस वक्त किस मुद्दे पर मंथन हो रहा है। अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करके भारत ने अपनी अहमियत साबित की है, यह हम जानेंगे आशीष कुमार सिंह से। अभिषेक उपाध्याय से जानेंगे मोदी की मेहमान नवाजी ने मेहमानों पर कैसी छाप छोड़ी है। भारत मंडपम से ही जुड़े हैं रविकांत, जो आपको बताएंगे कि G20 के महामंथन के दौरान खासकर भारत मंडपम और दिल्ली में क्या है सुरक्षा के इंतजाम। साथ ही हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ने वाले हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। विदेश मामलों की जानकार हैं गौरी द्विवेदी, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे हमारी बातचीत होगी। साथ ही महेश सचदेव हैं, पूर्व राजनयिक, उनके पास भी हम आपको लिए चलेंगे। इस चर्चा में ये तमाम लोग शामिल होने वाले हैं, लेकिन अभी शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, G20 से जुड़ी हुई जो बैठक चल रही है, लगातार वहां से नई नई जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, G समिट से आज की सबसे बड़ी खबर की पहले ही दिन भारत को बड़ी कामयाबी मिल गई है। समिट के साझा घोषणा पत्र पर सहमति बन गई। दूसरे सेशन की शुरुआत में मोदी का ऐलान, घोषणा पत्र पर सदस्य देशों की सहमति है, यानी नई दिल्ली डिक्लेरेशन G20 समिट में पारित। तो ये एक बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी सफलता। और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इसका ऐलान किया, घोषणा पत्र पर सदस्य देशों की सहमति। अभी एक खुशखबरी मिली है। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। आशीष कुमार सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। और आशीष, सवाल यही, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पर जो आम सहमति बन गई है, यह कितनी बड़ी कामयाबी, किस तरीके से आप इसका मूल्यांकन करेंगे, कैसे आंकेंगे?
देखिए, बहुत बड़ी कामयाबी है। निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि चीन तो पहले सड़ंगा लगा ही रहा था, लेकिन बहुत बड़ी जटिलता थी हमारे सामने। प्रेसिडेंट बाइडेन हो या फिर यूके के प्राइम मिनिस्टर या फिर जापानीज काउंटर पार्टी, ये सब निकलने से पहले, और खास करके यूके प्राइम मिनिस्टर की बात करूं अखिलेश, तो एक रोज पहले ही निकलने से पहले उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि मैं पुतिन को अकाउंटेबल बनाऊंगा, इस उद्देश्य से G20 में शामिल होने के लिए जा रहा हूं। जापान की स्टेटेड पोजीशन हम जानते हैं, अमेरिका की स्टेटेड पोजीशन हम जानते हैं, और बड़ा क्रूशियल है। ध्यान दीजिए इस बात पर कि ये स्टेटमेंट जब अडॉप्ट किया गया है डिक्लेरेशन को, उसके ठीक पहले, एक रात पहले बाइडेन से मुलाकात कर ली प्रधानमंत्री मोदी ने, और उसके बाद आज ही कुछ देर पहले यूके प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, फिर अपने जापानीज काउंटर पार्ट से मिलते हैं। यानी कि इस बैठक में मेरा बिल्कुल मानना है कि निगोशिएट किया गया है। प्रधानमंत्री ने इनको समझाया, पहले इनको भरोसे में लिया है कि भाई एक डिक्लेरेशन तो हमको जारी करना ही होगा, क्योंकि इस पर लगातार संशय थे, शंका थी कि कहीं जॉइंट डिक्लेरेशन ना आए, और अगर ऐसा नहीं होता तो ये बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट होती। तो मुझे लगता है ये कुशलता है प्रधानमंत्री की डिप्लोमेसी की। पूरा क्रेडिट हमें प्रधानमंत्री मोदी को देना चाहिए कि उन 3 देश के राष्ट्रीय अध्यक्षों को मनाने में कामयाब हुए जो मेन रोड़ा डाल सकते थे इस डिक्लेरेशन के लिए। इस लिहाज से अगर हम देखें तो इस G20 में इस डिक्लेरेशन का आना, और वो भी पहले दिन, दूसरे दिन नहीं, पहले दिन ये कामयाबी मिल जाना, ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। चलिए, इस विश्लेषण के लिए बहुत शुक्रिया आशीष, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। लेकिन दर्शकों को हम बताने जा रहे हैं पूरा जो कार्यक्रम है वो क्या है, किस तरीके से एक एक करके तमाम सेशन हो रहे हैं, जरा उस पर नजर डालिए। ये G20 के जो सेशन है, विश्व गुरु का मंथन जिसे हम कह रहे हैं, पहला सेशन वन अर्थ सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे तक ये चला, जिसमें विचारों का आदान प्रदान हुआ, चर्चा हुई। दूसरे सेशन की बात की जाए जो कि अभी जारी है, वन फैमिली, ये 3 बजे इसकी शुरुआत हुई थी और शाम में 4:45 बजे तक ये चलना है, इस पर चर्चा होनी है। और तीसरा सेशन वन फ्यूचर, ये 10 सितंबर को होना है, यानी कल 10:30 बजे से 12:30 बजे का वक्त इसके लिए मुकर्रर किया गया है। तो ये 3 अलग अलग सेशन जिनमें अलग अलग विषयों पर इस तरीके से चर्चा होगी। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए। अभिषेक, ये तमाम जो चर्चाएं हो रही हैं, सवाल ये एक आम आदमी को आप कैसे समझाएंगे, इसमें भारत का हासिल क्या नजर आ रहा है आपको? अखिलेश, भारत का जो सबसे बड़ा हासिल है वो आप ध्यान दीजिए, अभी जो अमिताभ कांत ने जो बात सामने रखी है, जो शेरपा हैं, उससे आपको समझ में आएगा कि भारत किस तरह से इस पूरे G20 के नैरेटिव को ड्राइव कर रहा है। और जब आप G20 के नैरेटिव को ड्राइव करने की बात करते हैं तो आप 60% आबादी और 80% GDP वाले समूह के नैरेटिव को ड्राइव करने की बात करते हैं। आप सोचिए, जो बात सामने अभी तक आई है उसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनकी बात सामने आई है, उसमें जो ग्रीन एनर्जी है उसकी बात सामने आई है, उसमें एक जो अहम बात है वो जुड़ी हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। और आप सोचिए कि जिस तरह से एक मिडिल ईस्ट के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर है, वो भी साथ साथ में एक समानांतर उसकी भी बात चल रही है, वो भी अपने आप में बहुत ही अहम हो जाता है। और अफ्रीकन यूनियन को शामिल करना भारत का एक बहुत बड़ा वो इनिशिएटिव वो उभर करके सामने आया है। जहां तक जो डिक्लेरेशन की आप बात कर रहे हैं उसमें जिस तरह से चीन के द्वारा अड़ंगा लगाने की कोशिशें हुई, या यूं समझ लीजिए कि रूस यूक्रेन युद्ध को बीच में ला करके उसकी दिशा मोड़ने की कोशिश हुई, उस सब से हटा करके उसको उन चीजों पर लाना जो कि विकासशील देशों का मेन फोकस है, चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, चाहे वो ग्रीन एनर्जी हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, कनेक्टिविटी हो, इन सारी चीजों पर ला देना ये बताता है भारत की ताकत को। और ऐसे में जो पूरा ग्लोबल साउथ है जिसमें विकासशील देशों की भरमार है, और अब 55 साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट के भी 55 देश शामिल हो गए हैं, भारत इनका एक स्वतः स्फूर्त, जिसे कहते हैं नेचुरल लीडर बनकर के उभरा है। और यह भारत की बहुत बड़ी जीत है जिसका G20 गवाह बन चुका है। बिल्कुल, और विकासशील देशों का जो नेता आप कह सकते हैं इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं, और बायलैटरल टॉक्स भी हो रही हैं। ये तो एक सामूहिक वार्ता हो ही रही है, लेकिन भारत की अलग अलग देशों के साथ, अलग अलग जो उनके राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके साथ 1-to-1 बातचीत भी हो रही है। पहले सेशन के बाद 2 देशों से बायलैटरल टॉक, जी हां, सबसे पहले ऋषि सुनक के साथ बातचीत हुई, जापान के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत हुई है, मोदी और फूमियो किशिदा के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई, इटली जर्मनी के साथ भी बायलैटरल टॉक्स। जी हां, ये तमाम जो राष्ट्र हैं इनके साथ जो द्विपक्षीय बातचीत हो रही है इसके बड़े मायने हैं। विकसित राष्ट्र, उनसे बहुत कुछ हमें मिल सकता है, हमसे बहुत कुछ उन्हें मिल सकता है, और जो एक बीच का रास्ता निकलता है वो पूरी दुनिया के लिए कहीं ना कहीं जो चुनौतियां हैं उसके में कई तरह के दरवाजे खोलता है। सबसे पहले ऋषि सुनक के साथ बातचीत हुई, मैं आज की बात कर रहा हूं, जापान के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत हुई है। गौरी द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। गौरी जी, ये जो बायलैटरल टॉक्स हो रही हैं इसे आप कितना महत्वपूर्ण मानती हैं?
ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो बायलैटरल टॉक्स जो समिट की साइडलाइंस पे हो रही हैं, इससे भारत की जो डिप्लोमेटिक प्रायोरिटीज हैं उनको भी एड्रेस करने का एक बहुत अच्छा मौका है प्रधानमंत्री मोदी जी के पास। और काफी इम्पोर्टेंट टॉक्स हो रही हैं, जैसा यूके के साथ हुआ, उसके बाद फिर जापान, इटली, जर्मनी, ये वो देश हैं जिनके साथ अब एक बहुत स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक अलाइनमेंट है इंडिया का। स्ट्रेटेजिक इंडो पैसिफिक को लेके चीन की जो विस्तारवादी सोच है उसको इंडो पैसिफिक में कैसे रोका जा सकता है, कैसे नियंत्रण में किया जा सकता है, उसमें भारत इन सभी देशों के साथ लगा हुआ है, चाहे वो जापान हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो यूके हो। इसके अलावा इकोनॉमिक और डिफेंस पार्टनरशिप्स इन सभी देशों के साथ एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे अपग्रेड हो गई हैं। इटली के साथ तो इसी साल अपग्रेड हुई है कि अब भारत जो है डिफेंस के क्षेत्र में इन सभी देशों के साथ स्ट्रेटेजिक कॉन्ट्रैक्ट्स और डील साइन कर रहा है, और आगे लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स को लेके भी इन सभी देशों के साथ बायलैटरल डिस्कशंस बहुत ही पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव रहे हैं। और मेरा मानना यह है, मुझे उम्मीद यह है कि मैन्युफैक्चरिंग को लेके और टेक्नोलॉजी की ट्रांसफर को लेके जापान और जर्मनी दोनों के साथ इंडिया के बहुत पॉजिटिव और बहुत फॉरवर्ड लुकिंग डिस्कशंस होने चाहिए। देखिए महेश जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा इस सवाल के साथ। जो ये बायलैटरल टॉक्स हो रही हैं, द्विपक्षीय वार्ता हो रही हैं जिन देशों के साथ, राष्ट्र प्रमुखों के साथ, क्या उसके जरिए चीन को भी अलग थलग करने का प्रयास है? क्योंकि उसकी विस्तारवादी नीति से पूरी दुनिया अभी त्राहिमाम है, परेशान है, त्रस्त है। कुछ हद तक ये होगा, क्योंकि सामूहिक तौर पर इस बारे में निर्णय लेना कठिन है। चीन G20 का भाग है, तो वो उनके रहते वहां पर ऐसे निर्णय नहीं लिए जा सकते, लेकिन द्विपक्षीय वार्ताओं में ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं और ऐसी समझ एक दूसरे को के लिए व्यक्त की जा सकती है कि चीन के प्रति भारत का रुख क्या है और भारत की क्या अपेक्षा है उस देश से। जी। दूसरी ओर मैं जानना चाहूंगा, जो कि द्विपक्षीय वार्ताओं का महत्व बताने के लिए, आपको पहले ही मालूम है कि कल जो बाइडेन और मोदी के बीच में वार्तालाप हुआ है उसके कितने अच्छे परिणाम निकले हैं। निवेश को लेकर के, हथियारों के मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, मॉड्यूलर रिएक्टर्स को लेकर के वगैरह कई चीजें निकल के सामने आई हैं। तो वो दिखाता है कि कैसे इन द्विपक्षीय वार्ताओं का दोहन किया जा सकता है संबंध सुधारने के लिए और आम आदमी के लिए बेहतरी करने के लिए। इसमें मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा जिसके ऊपर अधिक महत्व नहीं दिया जा रहा है। सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर आए हैं, वो इकलौते ऐसे देश होंगे जो राष्ट्राध्यक्ष समिट खत्म होने के बाद एक बायलैटरल स्टेट विजिट करेंगे। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर मैं आगे आपसे बात करूंगा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पहलू भी। Presidency, if I may say so, has been exceptional. Events have been spread across 60 cities, which are truly across the length and breadth of India. There has been a popular participation and a societal involvement of an extraordinary degree. The interest in G20 proceedings have been particularly strong among our youth. It has been an opportunity to showcase our culture, traditions and heritage as well. The G20 has contributed to making India world ready and the world India ready. The declaration that the leaders have agreed on today focuses on promoting strong, sustainable, balanced and inclusive growth. It seeks to accelerate progress on SDGs and has come up with an action plan accordingly. It envisages a green development pact for a sustainable future. It endorses high-level principles on lifestyle for sustainable development, voluntary principles on hydrogen, the Chennai principles for a sustainable and resilient blue economy, and the Deccan principles on food security and nutrition, among others.
The transformative and inclusive role of technology has been highlighted with a focus on digital public infrastructure. The Indian presidency's proposal of a One Future Alliance has also been noted. The G20 has reaffirmed the fundamental importance of gender equality and committed to halve the digital gender gap by 2030. Recognizing that the post-pandemic world order must necessarily be different from the world before it, the leaders have also emphasized the need to reinvigorate multilateralism and reform international financial institutions. This is particularly relevant to managing global debt vulnerabilities. So, as you can see, there have been many far-reaching and very consequential policies and decisions that have been agreed upon today. Keeping all that in mind, I would, at this stage, request Finance Minister to highlight the key issues from the finance track. Thank you, Jaishankar ji. As was said by the External Affairs Minister, under the guidance of Honorable Prime Minister, India's G20 presidency has worked for the theme One Earth, One Family, One Future. So today we are in a position to adopt, through the finance track, people-centric, action-oriented and far-sighted approach, and as a result of which several outcomes of the finance track will certainly reflect these objectives with which we started the negotiations. It has been very clear in our mind that we should ensure that no one is left behind in our pursuit of global solutions. So we have endeavored to support countries, especially those from the global south, to be an integral part of the global decision-making process. The G20, as you all know, is a very diverse group. Each country is at different milestones of economic development, and their trajectory is also very different in achieving their developmental goals. So through well-curated debates and careful assimilation of all the perspectives, the Indian presidency has crafted solutions that resonate with each member, offering a shared path forward for all. Many action-oriented outcomes of this presidency contain comprehensive strategies that cater to the unique needs and aspirations of all developing nations. We assumed the presidency at a challenging time of geopolitical tension. The Indian presidency has worked to ensure that these divergences don't overshadow the core developmental outcomes or concerns of the global community that demand collaborative solutions. So today, as I look back at the 10 months of Indian presidency, I am left with gratitude and satisfaction. I can confidently state that the Indian G20 presidency has walked the talk. Now, let me share with you just some of the key achievements of the Indian presidency, the finance track. First one is the outcomes which are focused on strengthening the MDBs to address shared global challenges of the 21st century. So under this strengthening MDBs, there are 4 key highlights that I'd like to bring to your notice. The first one is agreement on the need for a better, bigger, and more effective MDBs. It is so necessary to have better, bigger, and more effective MDBs because the developmental demands from all across the globe is so high, these institutions will have to be better and bigger. This is also going to contribute to enhancing representation and voice of developing countries in the decision making. The second under the MDBs, strengthening of MDBs, is the G20 Independent Expert Group on strengthening MDBs, and this was established and it has submitted its volume 1.
The first report, their report consists of 2 volumes. The first volume has already been submitted. The report recommends a triple agenda that dovetails with the call for the bigger, better, and more effective MDBs. The third point in strengthening MDBs is the agreement to collectively work towards boosting World Bank's financing capacity. Here, the options will be explored that will deliver a powerful boost to the IBRD headroom to support low-income and middle-income countries. And the fourth, endorsement for the G20 roadmap for implementation of the recommendations of an independent panel on capital adequacy framework of the MDBs. So the CAF recommendations are focused on enabling MDBs to use their existing resources effectively. The roadmap estimates, this is going to be of interest for the media, the roadmap estimates that implementation of the CAF and the measures thereby will potentially yield additional lending headroom of approximately $200 billion over the next decade. So through these achievements, India has harnessed the opportunity provided by the G20 presidency to effectively articulate and embed the priorities of the global South in the larger global conversation on the MDB reforms. I move to the second, laying the building blocks for a globally coordinated and comprehensive policy and regulatory framework for crypto assets. The global push for clearer policies on crypto assets has gained momentum under the Indian presidency, and a global consensus is emerging on the same. The presidency will support the IMF and the FSB, and FSB is also setting the contours of the regulatory framework for a globally coordinated approach to crypto assets. So the presidency, with the support of IMF and the FSB, is setting these contours. The IMF and FSB synthesis paper, about which I've spoken to the media earlier, including a roadmap. On that, I just want to give my observation. This synthesis paper delves into how the policy and regulatory frameworks developed by the IMF and the FSB, alongside the other standard-setting bodies, will fit together and interact with each other. This paper is now available in the public domain for all of you all to see. The third one, which I'd like to draw your attention to, is the financial inclusion and productivity gains through digital public infrastructure. India, as you all are aware, through the India Stack, became the first country to develop all 3 foundational DPIs: the digital identity, the real-time fast payment, and a platform to safely share personal data without compromising privacy. So embedded this concept in the G20 financial inclusion agenda by formulating G20 policy recommendations for advancing financial inclusion and productivity gains through digital public infrastructure. This set of recommendations cover 5 aspects: use of DPIs and accelerating financial inclusion, fostering well-designed DPIs, regulatory and supervisory aspects of DPI, institutional and governance arrangements by DPI, and ensuring customer protection. So DPI has also been integrated into the G20 Financial Inclusion Action Plan, the FIAP, which will run between 2024 and 2026. That's a strong legacy of the Indian presidency. We also assume the co-chair of the Global Partnership for Financial Inclusion. The implementation of the Financial Inclusion Action Plan, as well as the policy recommendations on DPI, will remain as areas that will continue to be heard across
the G20 forum. So the fourth one, which I'd like to highlight, is the debt resolution under the common framework and also beyond the common framework. Since its establishment in 2021, only Chad as a country has had its debt restructured. The others have been waiting. So since India took over the G20 presidency, good progress has been made in the ongoing country cases under the common framework of debt treatment and the three. तो G20 पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर को आपने सुना और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस बैठक से क्या कुछ हासिल होता हुआ दिख रहा है, किन मुद्दों पर सहमति बन रही है, इसका जिक्र वो कर रही थी। सीधे मैं आपको गौरी जी के पास लिए चलता हूं। हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। गौरी द्विवेदी जी, जरा बताइए, आपने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, आपके मुताबिक क्या लग रहा है, क्या बड़ी चीजें मिलती हुई दिख रही हैं भारत को भी और पूरी दुनिया को? मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ा और मैं स्टेटमेंट ही पढ़ रही थी। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूरी 37 पेज के स्टेटमेंट में सिर्फ 4 बारी यूक्रेन का जिक्र आया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विजय है भारत की डिप्लोमेसी के लिए, क्योंकि कहा जा रहा था कि शायद सारी चर्चा, सारा कम्युनिक सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन और रशिया के ऊपर ही आकर सिमट जाएगा। ऐसा नहीं है, सिर्फ 4 बारी यूक्रेन का जिक्र हुआ है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात उसमें कही गई है, वो ये कि अभी का समय, आज का दौर युद्ध का दौर नहीं है। बट इससे ज्यादा यूक्रेन और रशिया के ऊपर ये सारा स्टेटमेंट नहीं है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें कही गई है, वो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। देखिए, यूपीआई एक पहल है जिससे इंडिया आगे एक ग्लोबल डिजिटल लीडरशिप की तरफ अपने आप को देखता है। अगर यूपीआई दुनिया के सभी देशों में यूज होगा तो उसकी रेगुलेशन कौन करेगा? ग्लोबल उसकी रेगुलेशन और रेगुलेटरी रोडमैप कौन बनाएगा? जाहिर सी बात है, इंडिया बनाएगा। इंडिया उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका, एक अहम भूमिका निभाएगा। यूएन की तौर से निभाएगा या G20 की तौर से निभाएगा, वो आगे वाला समय बताएगा। बट लेकिन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक और ऐसी जगह है जिसमें इंडिया की एक ग्लोबल लीडरशिप होगी और ये स्टेटमेंट, ये कम्युनिक उस बात को दर्शाता है। उसके अलावा ट्रेड को लेके, इकोनॉमी को लेके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके बहुत चर्चा की गई है। इसमें स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने की भी बात की गई है और एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें जेंडर इक्वालिटी को लेके कही गई है। निर्मला सीतारमण जी इस पर इसकी चर्चा कर रही थी और मुझे लगता है सब टेक्स्ट, सब थीम जो इस बार की G20 कम्युनिक का है वो है जेंडर इक्वालिटी को लेके। सभी विषयों में, सभी जगहों पर किस तरह से जेंडर इक्वालिटी की तरफ काम किया जा सकता है। मैं उस पे आता हूं, मैं आता हूं। बहुत ही ये भी अहम बात आप कह रही हैं, लेकिन महेश जी देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब इतने बड़े बड़े देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हों, उन्हें आप किसी मुद्दे पर सहमत कर लें। जिस तरीके से न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को लेकर जानकारी मिल रही है कि उसके मंजूरी मिल गई, ये एक बड़ी कामयाबी है। जी, ऐसा ये निराशावादी तत्व बहुत दिनों से ऐसा कह रहे थे कि हो सकता है फाइनल डिक्लेरेशन ही ना पास हो सकता है व्यवधान हो और वे रूस और चीन के राष्ट्रपतियों के ना आने का इससे संबंध जोड़ रहे थे। ये सब नकारात्मक जो भविष्यवाणियां हैं वो गलत साबित की गई हैं और इसमें भारतीय कूटनीति का बहुत बड़ा योगदान है। जैसा गौरी जी ने कहा, उसको मैं आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूँगा कि 2-3 टेंजिबल, बड़े स्पष्ट गेन्स हुए हैं जिनमें से सबसे बड़ी चीज़ तो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, IMF और वर्ल्ड बैंक वगैरह को रिफॉर्म करने की बात की जा रही है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या, ये भी आप आगे समझाइएगा महेश जी, थोड़ा वक्त की कमी है, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगा। G20 सम्मेलन ग्रैंड सक्सेस की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह की खबरें लगातार हमें मिल रही हैं और जिस तरह से यूक्रेन को लेकर डिक्लेरेशन में सिर्फ 4 बार जिक्र हुआ है, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसे कितना अहम माना जाए? नीरज, आप अभी भारत मंडपम में मौजूद हैं, आपके पास भी अलग अलग सोर्सेज से कई जानकारियां आ रही होंगी।
देखिए, दिल्ली डिक्लेरेशन बहुत मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। इस मायने में महत्वपूर्ण है कि जहाँ तक यूक्रेन के आपने जिक्र किया, तो यूक्रेन के मसले पर एक बात समझना होगा कि इस डिक्लेरेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो बात हुई है वो ये हुई है कि ये वार का युग नहीं है। वार का युग क्यों नहीं है? उन्होंने साफ कहा कि वार का युग इसलिए नहीं है क्योंकि जिस तरह से रसिया और यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है, उससे सप्लाई चेन बाधित हुई है, उससे डिजिटली बहुत सारी समस्याएं आई हैं, पूरे विश्व पर इसका असर पड़ा है और इसकी वजह से एक तरह से कहें कि आर्थिक मंदी का दौर भी शुरू हुआ है। तो दो देशों के झगड़े के बीच में पूरे विश्व के देशों में सप्लाई चेन से लेकर तमाम चीज़ों की दिक्कतें आई हैं, जिसका असर भारत पे भी पड़ रहा है, यूरोपियन कंट्री में भी पड़ रहा है, यूएस पे भी पड़ रहा है, दुनिया के दूसरे देशों में पड़ रहा है। तो इसलिए इस डिक्लेरेशन में यूक्रेन का जिक्र 4 बार इसलिए भी हुआ है क्योंकि भारत की अध्यक्षता में इस डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया और उस अडॉप्शन में एक बात महत्वपूर्ण रखी गई है कि ये वार का युग नहीं है, बातचीत का युग है। वार से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो साफ तौर पर भारत की जो हमेशा की संस्कृति रही है कि शांति का रास्ता अख्तियार किया जाए, यानी कि लोगों को एक फैमिली की तरह रखा जाए, उसको एक बार फिर से इस डिक्लेरेशन में शामिल करके। बिल्कुल। और नीरज, जो आप बात कह रहे हैं उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए आशीष आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। सभी लोगों को याद है व्लादिमीर पुतिन के साथ भी जब प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई थी, उनके सामने बैठकर नरेंद्र मोदी ने यह बात कही थी कि यह वक्त युद्ध का नहीं है। तो आप देखिए किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री का कद लगातार मजबूत होता हुआ, सशक्त होता हुआ पूरी दुनिया के सामने एक विश्व गुरु वाली जो छवि है ना, जो कहा जाता है बार बार, वो छवि और मजबूत हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और आपने ठीक रिकलेक्ट किया अखिलेश कि ये बात प्रधानमंत्री पहले भी कह चुके हैं, जिसको आज डिक्लेरेशन के माध्यम से रेइटरेट किया गया है कि ये युद्ध का दौर नहीं है। लेकिन मैं एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात पर ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा आपका कि आप देखिए इस जॉइंट डिक्लेरेशन में लीडर्स का जो डिक्लेरेशन आया है, इसमें यूक्रेन मुद्दे को यूक्रेन वॉर कह करके टच किया गया है और इसमें ये उल्लेख किया गया है कि जो यूएन चार्टर है उसका ध्यान रखना चाहिए, किसी को किसी के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने की धमकी या उनके टेरिटोरियल उसको कब्जा करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। लेकिन कहीं भी डिक्लेरेशन में रशिया का नाम डायरेक्टली नहीं लिया गया है। सो ये देखिए कितनी चतुराई के साथ इस इशू को नेविगेट किया गया, जो मैं और आप पहले जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री ने सबसे बात की होगी, कहीं भी रशिया का नाम नहीं लिया। अपने सबसे पुराने टाइम टेस्टेड फ्रेंड उस मुद्दे को टच कर लिया, लेकिन रशिया का सीधे तौर पर नाम नहीं लिया गया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको हमें ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। और सामरिक लिहाज से हमारा सबसे बड़ा पार्टनर रूस है भी, कई बार आड़े वक्त में काम आया भी है। रविकांत के पास जरा चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी रविकांत भी लगातार जुड़े हुए हैं। रविकांत, इतना बड़ा आयोजन, इतने देशों के राष्ट्र प्रमुख आए, उनके साथ डेलीगेशन आया है, सैकड़ों लोग आए हैं, हजारों लोगों की तैयारी वहां पर नजर जो आ रही है, स्मूथली पूरा जो आयोजन हो रहा है, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? अखिलेश, अगर हम सुरक्षा की बात करें तो हम इस समय न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के ठीक सामने हैं। मेरे पीछे पार्लियामेंट बिल्डिंग दिख रही है। यहाँ पर बहुत ही सहज सुरक्षा देखने को मिल रही है। इस पूरे इलाके में हमने घूम करके देखा, कहीं भी कोई पैनिक नहीं दिखाई दे रहा है। जो पुलिसकर्मी हैं वो भी सामान्य तरीके से लोगों से आई कार्ड देख करके, और अगर वो ज़रूरी है तो उनको जाने दे रहे हैं। शनिवार का दिन होने के कारण एक सहज स्वाभाविक तौर से भी सन्नाटा है, क्योंकि जितने सरकारी यहाँ पर बिल्डिंगें हैं उनमें हज़ारों की तादाद में जो कर्मचारी हैं वो नहीं आए हुए हैं, और जो बीच बीच में बैरिकेडिंग की गई है सामान्य लोगों के यहाँ आने से मना करने के लिए, उसमें भी वो पुलिस देखती है और अगर ज़रूरी काम है तो जाने देती है। इस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं। मेट्रो स्टेशन भी मेरे ठीक पीछे है, मेट्रो स्टेशन भी खुला हुआ है, वहाँ पर सिक्योरिटी काफ़ी है, लेकिन जिसको आना जाना है वो आने जाने की कोई मनाही नहीं है। बिल्कुल। तो किसी तरह की कोई दिक्कत भी आम लोगों को नहीं आ रही है। अभिषेक उपाध्याय, आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी की विश्व गुरु की जो छवि बताई जाती रही अब तक, अब ऐसा लग रहा है विश्व मित्र भी होने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। जिस सहजता के साथ आज तमाम राष्ट्राध्यक्षों से वो मुलाकात कर रहे थे, जब उनका स्वागत करते नजर आए, बिल्कुल देखिए सहजता है। और अभी जो आशीष एक बात कह रहे थे, चतुराई, इसमें दो राय नहीं है, बहुत ही स्मार्ट मूव है। आप सोचिए, इस डिक्लेरेशन में रसिया का जिक्र नहीं है और कहीं भी जो कोशिश की जा रही थी कि एग्रेसर का जिक्र किया जाए कि एग्रेसर कौन है, ऐसी कोई बात इसमें नहीं है।
जेनरिक बातें कही गई हैं। दो बातें होती है, तो जेनरिक बात कहिए या पर्टिकुलर रेफरेंस दीजिए। इसमें जेनरिक बातें की गई हैं और यूएन चार्टर का हवाला, जो यूएन के जो डिक्लेरेशंस हैं, जो यूएन के चार्टर हैं, उनका हवाला दे करके बहुत ही स्मार्टली जो है बात भी कह दी गई है और वो बात सामने भी नहीं आई है। कूटनीति में इसी चतुराई की जरूरत होती भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, हमारे सहयोगियों का, ये खबर दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।